गया, पांच जजों की बेंच बैठ गई, लेकिन नीलेश ओझा भारी पड़े और उन्होंने कॉम्पनसेशन फाइल कर दिया। अदालत ने पूछा कि आपको यह बात सड़क पर नहीं कहनी चाहिए थी, पब्लिक में नहीं कहनी चाहिए थी, मीडिया में नहीं कहनी चाहिए थी, आप पहले अदालत में कह लेते। अगर अदालत में कोई बात नहीं होती तो आप जाते पब्लिक में, आप कहते, दुनिया को बताते, आप फ्री हैं, डेमोक्रेसी है, आप सत्य का उद्घाटन करना चाहते हैं, आप मीडिया में जाकर के उद्घाटन करते। अब ये बात 5 जजों के बेंच को मालूम ही नहीं था कि जो बात एडवोकेट नीलेश ओझा मीडिया में आकर के बता रहे हैं, वो बात तो वो 2 साल पहले 200 पेज के लिखित कंप्लेन में हाईकोर्ट के पास रख चुके हैं और 2 साल से उनके इस कंप्लेन पर सुनवाई नहीं हो रही है। ये गलती किसकी है? ये गलती माननीय हाईकोर्ट की है और इसीलिए नीलेश ओझा ने अपने खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस के खिलाफ कहा कि अब अदालत हमें कंपनसेट करे। बिना फैक्ट जाने हुए, बिना इसकी तहकीकात किए हुए, हियर से पे किसी के एप्लीकेशन पे, और वो एप्लीकेशन किसी और का नहीं था, ये बात भी पता चल गई है, उसी बेंच का था जिस बेंच के पास ये अर्जी लगी थी कि इस बेंच को दिशा के इस केस के हियरिंग से हटाया जाए या इसकी हियरिंग किसी और बेंच के पास भेजी जाए। उन्हीं के तरफ से ये कहा जा रहा है कि यह एप्लीकेशन गया था नए चीफ जस्टिस को कि नीलेश ओझा जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, कंटेम्प्ट की। वो हमें बदनाम कर रहे हैं और हमें बदनाम कर रहे हैं, पूरी अदालत की अवमानना है। और इसीलिए 5 जजों की बेंच बैठ गई आनंद फानन में, बिना इस बात की जानकारी किए हुए कि जिसको आधार बना करके हम नीलेश ओझा को इंप्लीकेट करना चाहते हैं, वो आधार तो पहले से नीलेश ओझा ने अदालत में रख दिया है और आज नहीं रखा है, 2 साल पहले रखा है। अब अदालत के हाथ बंध गए मित्रों, हाथ बंध गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि जज साहब सर्वशक्तिमान हैं, रेस्पेक्टेड हैं, हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए, अदालत का करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मैं माननीय अदालत से एक बार आग्रह करूंगा कि आपने जिस बिना पर नीलेश ओझा को नोटिस भेजी थी और जब आपने तहकीकात की तो वो तो आधार ही इतना गड़बड़ निकल गया कि नीलेश ओझा ने आपको ही कहा कि आप मुझे कंपनसेट कीजिए, आपने मेरी मानहानि की। अब ये मामला क्या है? अदालत ने ही मानहानि कर दी एक वकील की। अब ये आधार बन गया है। मुझे पता नहीं नीलेश ओझा जी ने क्या आधार लिया है, लेकिन आम जनों के मन में यह आधार चला गया, ये मन में विश्वास हो गया कि अदालत जो है वो नीलेश ओझा को इसलिए इंप्लीकेट करना चाहती है क्योंकि नीलेश ओझा एक गरीब बाप की बेटी के साथ, एक गरीब परिवार की बच्ची के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसके मुद्दे को वो उठा रहे हैं और इस दरिंदगी में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल है, बड़े शक्तिशाली खिलाड़ी शामिल है और इसीलिए नीलेश ओझा को इंप्लीकेट करने की कोशिश हो रही है। यह संदेश जनमानस में चला गया, जनमानस में तो गया, वहां तो मान बढ़ा, लेकिन जो न्याय की फ्रेटर्निटी है उसमें तो लोगों ने कह दिया कि देखो नीलेश ओझा के खिलाफ फिर कंटेम्प्ट हो गया और मीडिया में प्रचारित किया गया कि नीलेश ओझा एक हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इनकी जो पूरी टीम है वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। किस बात का भाई ऑफेंडर है? तो अदालत की अवमानना करता है, जो कि पूरी तरह से असत्य था। वो अदालत की अवमानना नहीं कर रहे थे, अदालत का सम्मान कर रहे थे और 2 साल तक उन्होंने इंतजार किया, 2 साल तक। उसके बाद वो मीडिया में गए और मीडिया में भी गए, अगर कोई असत्य आरोप होता मीडिया में भी, देखिए नेचुरल जस्टिस ये कहता है सत्य कहीं भी बोला जाए, पब्लिक में या बंद कमरे में सत्य सत्य ही रहेगा। असत्य को डर क्यों है? अगर वो अदालत में इस विषय को नहीं भी रखते तब भी अगर वो मीडिया में बोलते और कोई अगर सत्य बात बोली जा रही है तो उस पर पहले जांच होनी चाहिए।
अवमानना का नोटिस नहीं होना चाहिए, उस पर पहले जांच होनी चाहिए कि हां नीलेश ओझा जो बात कह रहे हैं मीडिया के सामने वो सत्य है या असत्य है। अगर असत्य है तो अवमानना का नोटिस हो, उनको फाइन किया जाए, उनका जो मर्जी किया जाए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो जरूर पूरी की जाए उनके खिलाफ। लेकिन क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं होने का कारण क्या रहा? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अदालत को लगा कि अरे ये तो हमसे गलती हो गई। और आज की तारीख में मित्रों अदालत इस बात को स्वीकार कर रही है कि हां ये गलती हुई और हमने तथ्यों की जांच किए बगैर नीलेश ओझा को नोटिस भेजा। अब हालांकि उसकी सुनवाई होनी है, उसमें कौन सही है कौन गलत है ये आगे जाएगा। यहां भी कोशिश हुई उनको डिफेम करने की, फिर उनके माता पिता को डिफेम करने की, और तब जब ये सब भी बात नहीं बनी तब इंटरवेंशन फाइल हुआ। किसका? आदित्य ठाकरे का। और तभी मैं कह रहा हूं कि ये प्रभु की माया देखिए कि जब उन्होंने इंटरवेंशन फाइल किया, इंटरवेंशन में उस एफिडेविट में इन्होंने इतने सबूत छोड़ दिए मित्रों जेल जाने के लिए जिसकी कोई आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतने सबूत। आज अब इन्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? मैं आपको अब इंटरवेंशन का वो रिप्लाई दिखा रहा हूं जिसको कि इनके वकील ने माननीय सम्मानित आदित्य ठाकरे के वकील ने रिसीव कर लिया है। ये एडवोकेट अभिषेक मिश्रा का है जो इन्होंने नोटिस भेजा है और उसका रिसीविंग है नीचे में उनके वकील महोदय का। ये रिसीविंग आ गया कवरिंग लेटर के साथ। आदित्य ठाकरे ने जो इंटरवेंशन फाइल किया उसके ऊपर इनका रिप्लाई फाइल हो गया और रिप्लाई की कॉपी, ये रिप्लाई फाइल कर दिया कोर्ट में और रिप्लाई की कॉपी चली गई आदित्य ठाकरे के माननीय वकील के पास। अब ये जो रिप्लाई गया है उस रिप्लाई में वो सारे सवाल पूछे गए हैं। सवाल नंबर 1, आपने उम्र क्यों छिपाई? सवाल नंबर 2, आपने एमएलए पद की बात क्यों छिपाई? सवाल नंबर 3, आपने किस आधार पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा केस का संज्ञान ले लिया है? इसका प्रूफ क्या है? सवाल नंबर 4, सीबीआई ने कहां कब इंक्वायरी की दिशा केस की? कब कहा है कि हमने क्लीन चिट दे दिया है आदित्य ठाकरे को? कौन सा वो ईयर है, महीना है, तारीख है जिस दिन सीबीआई ने दिशा केस को अपने हाथ में लिया और सीबीआई ने दिशा केस की इंक्वायरी को पब्लिक किया और कहा कि आदित्य ठाकरे इसमें निर्दोष हैं? वो कौन सा, सवाल नंबर 5, वो कौन सी तारीख, महीना है, दिन है, साल है जिसमें बिहार पुलिस ने यह कहा कि हमने जांच की दिशा केस की और उस दिशा केस की जांच में मुझे कोई फॉल प्ले नहीं मिला है और आदित्य ठाकरे बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको क्लीन चिट दिया जाता है। बिहार पुलिस का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दिखाएं अगर है, सीबीआई का डॉक्यूमेंट दिखाएं अगर है, सुप्रीम कोर्ट में ने दिशा केस का संज्ञान ले लिया है दिखाएं अगर है, एमएलए पद को आपने एफिडेविट में छुपाया क्यों और अपना उम्र क्यों छुपाया? इसका जवाब मित्रों आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। आप ही बताएं कि आपने ये एफिडेविट फाइल किया मान लीजिए कोर्ट में, अब आपको ये सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आपके पास क्या जवाब है? कोई जवाब?